हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे रिगार्डिंग बैलेंसिंग इक्वेशन। सो मैंने सोचा कि इसके लिए एक वीडियो बना दी जाए सेपरेट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम दो मेथड के साथ इक्वेशन बैलेंस करेंगे। एक तो ट्रेडिशनल मेथड हिट एंड ट्रायल जो आपकी बुक पे दे रखा है, उसके अलावा एक कोफिशिएंट वाला मेथड, ठीक है, वो हम यूज करेंगे बड़ी इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए जरा, यहाँ पे हमें क्या है, हमें ये चीज पता है कि इस साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट होता है, इस साइड पे प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास दे रखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गैस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करने लगे हैं जो आपकी बुक पे है। ठीक है, अच्छा, तो जिंक को Zn से डिनोट कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से, जिंक को ZnSO4 एंड जो हाइड्रोजन है उसको H2 के साथ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं, ठीक है, तो एलिमेंट को इस टेबल में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट, और ऊपर लिखना है राइट हैंड साइड प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हर एक एलिमेंट। ठीक है, इस तरह का सबसे पहले टेबल बनाना है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए जरा, रिएक्टेंट साइड ये वाली है, प्रोडक्ट साइड ये वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले जिंक की बात करते हैं। तो जिंक के रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं देखिए जरा, 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यही जिंक के राइट हैंड साइड मतलब कि प्रोडक्ट साइड कितने एटम्स हैं देखिए जरा, वहां पे भी 1 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, सॉरी 2 एटम हैं, और प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स हैं, वहां पे भी 2 हैं। ठीक है, इसी तरह से सल्फर के यहाँ पे कितने हैं, 1 एटम, राइट हैंड साइड पे भी 1 एटम। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे हैं 4 एटम्स, एंड राइट साइड पे वहां पे भी 4। ठीक है, अब जरा देखिए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए अब कोई अनबैलेंस इक्वेशन लेते हैं। देखिए, ये है हमारे पास एक इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, Fe+H2O गिव्स Fe3O4। ठीक है, अच्छा, अब इसका भी वही टेबल बना लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लिए, कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पे Fe के कितने एटम्स हैं, 1 है ना, राइट हैंड साइड पे 3, हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 2, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 2। ठीक है, ऑक्सीजन की राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 1, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 4, है ना। तो अब पता चल रहा है यहाँ से कि जो हाइड्रोजन है ये बैलेंस है, Fe एंड जो O है वो हमारा बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस एलिमेंट से स्टार्ट करना है जो सबसे ज्यादा अनबैलेंस है। ठीक है, चलिए, अब सबसे ज्यादा अनबैलेंस हमें लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले मैं यही वाली इक्वेशन लिख लेता हूं। क्या है मेरे पास इक्वेशन, Fe+H2O gives Fe3O4+H2। ठीक है, हमें क्या बैलेंस करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने हम लगे हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड पे 4 एटम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है ना ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे 4 बना सकते हैं देखिए जरा, Fe तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझिए जरा, मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, लेकिन जो ऑक्सीजन था ना वो अकेला नहीं था, उसके साथ हाइड्रोजन भी था, तो वो कंपाउंड की फॉर्म में थे।
जैसे ही ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गया। उसके भी कितने मॉलिक्यूल हो गए अब देखिए जरा, ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 4 जा 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं अब लिख रहा हूँ फॉर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 बन गए हैं एटम्स, वहां पे कितने हैं, 2, तो क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उस साइड पे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास देखिए जरा, Fe plus 4H2O gives Fe3O4। ठीक है, 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे किसको, H2। ठीक है, अब हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, बचा कौन, Fe। ठीक है, अब देखिए जरा, Fe के राइट हैंड साइड पे 3 एटम थे, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 था, तो क्या करेंगे, जहां Fe है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं फॉर Fe। अब Fe को बैलेंस करने लगे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए जरा, Fe को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2O। ठीक है, सॉरी 4H2। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन आ गई, ये क्या इक्वेशन होगी, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अब देखिए, हर एक एलिमेंट इस रिएक्शन में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मेथड आप में आपकी बुक पे भी है, आप वहां से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं बोलूं कि इसी मेथड को हम किसी और मेथड के साथ ट्राई कर लें, ठीक है, तो कॉफिशिएंट वाला मेथड यहाँ पे यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो कॉफिशिएंट मेथड में क्या कर रहे हैं, हमें जितने भी यहाँ पे एलिमेंट या कंपाउंड दे रखे हैं, सबसे पहले उनका एक कॉफिशिएंट डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉफिशिएंट लगा देता हूँ ए, ठीक है, यहाँ पे कॉफिशिएंट लगा देते हैं बी, ठीक है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ठीक है, अच्छा, अब एक एक एलिमेंट उठाते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं Fe की बात कर रहा हूं, फॉर Fe के लिए इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, Fe के कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 1 है ना, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1A। ठीक है, Fe के कितने एलिमेंट थे वहां पे, 1, तो मैं क्या लिखूंगा 1, Fe को कंसीडर नहीं करना, क्या लिखना है 1 के साथ, A। ठीक है, अच्छा, अब Fe कहीं और है यहाँ पे, नहीं है, दूसरी साइड पे है, बिल्कुल है। Fe के कितने एटम्स हैं, 3, हमें Fe लिखना है, नहीं लिखना है, 3 तो है, साथ में कौन कंसिडर करना है, उसका कॉफिशिएंट। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसको, 3C। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू 3C। ठीक है, हमने Fe के लिए इक्वेशन बना ली एक। ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, हाइड्रोजन के लिए बनाते हैं, फॉर हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 2 है ना, तो क्या लिखेंगे हम, 2B। ठीक है, हाइड्रोजन और कहाँ पे है देखिए जरा, यहाँ लास्ट में है, कितने हैं, 2 एटम्स हैं, है ना, तो क्या लिखेंगे हम, 2D। ठीक है, तो यहां से ये कट हो जाएगा, क्या आ गई इक्वेशन हमारे पास, B इज इक्वल टू D। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए भी इक्वेशन हमने लिख ली। उसके बाद क्या है देखिए जरा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 1, तो क्या लिखेंगे 1B। फॉर ऑक्सीजन क्या लिखेंगे, 1B। ऑक्सीजन और कहाँ है देखिए जरा, यहाँ पे है ना, तो इक्वल टू का साइन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, 4C। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन आ गई हमारे पास B इज इक्वल टू 4C। ठीक है, B इज इक्वल टू 4C। तो अब हर एक एलिमेंट के लिए Fe था, H था, O था, है ना, इन सभी के लिए हमने क्या किया, इक्वेशंस बना ली।
ठीक है, अब एक छोटा सा स्टेप करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है देखिए जरा। सॉल्व करने के लिए आप किसी भी कोफिशिएंट ए बी सी किसी को भी, है ना, किसी की भी वैल्यू क्या मान लो आप, 1 मान लो। ठीक है, अच्छा, तो जैसे ही वैल्यू 1 मानेंगे तो क्या होगा देखिए जरा। लेट अस सपोज मैं 3 को, सॉरी सी को 1 मान रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सी को मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, तो फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मैंने लेट किया। ठीक है, लेट सी इज इक्वल टू 1। तो फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1 विच इज 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, b इक्वल्स टू डी, ये इक्वेशन अभी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाइए नीचे, b इक्वल्स टू 4c। ठीक है, अच्छा, c की वैल्यू क्या पुट करी हमने, 1 पुट करी, है ना। तो फिर उस हिसाब से हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है कितनी, 4, है ना। जरूरी नहीं आपको c को 1 मानना है, a b c किसी को भी मान लो। ठीक है, ओके, अब देखिए जरा उसके बाद ये वाली इक्वेशन पे आ जाएंगे, b इक्वल्स टू डी। तो जितनी b की वैल्यू है उतनी d की वैल्यू होगी, तो उस हिसाब से हमारी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 4। तो c की वैल्यू ऑलरेडी हमने कंसिडर कर रखी है कितनी, c इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ चुकी है ना। अब क्या करना है, सिंपली वहां पे पुट करना है। ठीक है, तो पुट करके देखो जरा क्या आ जाएगा हमारे पास। a की वैल्यू सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 3f। उसके बाद b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। c की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, लिखो या ना लिखो। उसके बाद d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जरा चेक करिए कि जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ किया था, क्या वो इक्वेशन सेम यही बनी थी। देखिए जरा, 3 4 1 4, है ना। चेक करिए यहाँ पे भी 3 4 1 4। ठीक है, तो ये एक मेथड है कोफिशिएंट मेथड वाला। देखिए अभी जो हमने ये वाला मेथड किया, बेशक आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड ज्यादा इजी लग रहा होगा, लेकिन जब इक्वेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट आनी शुरू हो जाएगी ना, तब हिट एंड रन मेथड के साथ सॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। मतलब ये कि एरर का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप 10-15 मिनट सॉल्व करते जाओगे, उसके बाद फिर भी आंसर ना आया तो एग्जाम में तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे एक और प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। देखिए जरा, ये है हमारे पास। ठीक है, HNO3 CaOH2 gives CaNO3 to H2। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है। ओके, अब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करने जाएंगे तो बहुत पंगे खड़े हो जाएंगे, है ना। तो क्या करना है, कोफिशिएंट मेथड। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से लिया गया है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इसको कोफिशिएंट वाले मेथड के साथ ही करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो देखिए जरा, सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉफिशिएंट कंसिडर करने हैं, है ना। तो इसका कॉफिशिएंट मैंने कंसिडर कर लिया a, यहाँ पे कॉफिशिएंट b, और यहाँ पे c, और यहाँ पे b। ठीक है, कॉफिशिएंट कंसिडर कर लिए मैंने a b c d। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सारा फोकस यहाँ पे ले लो। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 1, तो मैं क्या लिखूंगा, 1a। ठीक है, हाइड्रोजन अब यहाँ कहीं पे और है, बिल्कुल है, यहाँ पे है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है यहाँ पे, 2 है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2b। ठीक है, अब दूसरी साइड पे आ जाओ, वहां पे हाइड्रोजन है यहाँ पे कहीं पे, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल है ना। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू का साइन, एरो के बाद, मतलब रिएक्टेंट साइड इस तरफ, प्रोडक्ट उस तरफ। अगर इन दोनों के बीच में इक्वेशन बनानी है तो बीच में इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2d। ठीक है, तो ये हमारे लिए इक्वेशन बन गई किसकी, हाइड्रोजन के लिए।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद N है हमारे पास नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट क्या है, A, और इसके एटम्स कितने हैं, 1, तो क्या लिखेंगे 1A। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन और कहीं पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, बिल्कुल है। कितने हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के हैं 2 एटम्स, तो क्या लिखेंगे इक्वल टू 2C। ठीक है। ओके, अब देखिए उसके बाद आ, हमारे पास बचा उसके बाद ऑक्सीजन 4O। ठीक है, O के लिए इक्वेशन बनाते हैं। देखिए जरा, O के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 3, तो क्या लिखेंगे हम 3A, है ना। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, कितने एटम्स हैं, 2। ठीक है, तो प्लस 2B। ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड पे आ जाइए, इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6, तो क्या लिखेंगे हम 6C। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 1। ठीक है, तो प्लस 1B। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 3A प्लस 2B इक्वल्स टू 6C प्लस D। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन। अच्छा, और कौन बचा देखिए जरा, ये बचा है कैल्शियम। ठीक है, फॉर कैल्शियम, कैल्शियम के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 1, है ना, तो क्या लिखेंगे हम 1B, या B लिख लो। ठीक है, दूसरी साइड पे आ जाओ, यहाँ पे कहीं पे है, हाँ कैल्शियम है, कितने हैं, 1, है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1C। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, B इक्वल्स टू C। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स के लिए हमने इक्वेशन बना ली है। अब एक लास्ट स्टेप करना है, कौन सा, ए बी सी डी में से कोई भी कॉफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू क्या माननी है, हमें 1 माननी है। ठीक है, तो किसी भी कॉफिशिएंट की वैल्यू 1 मान लो। ठीक है, ए की मान लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं ए की वैल्यू को 1 कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, लेट किया मैंने, ओके। अब जब ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू में, है ना। अगर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, 2C इक्वल्स टू 1, और यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास C की वैल्यू आ गई। अच्छा, नीचे देखिए ये इक्वेशन में C किसके इक्वल है, B के, तो इसका मतलब जो B की वैल्यू हमारी आई वो कितनी आई, वो भी 1/2 ही आ गई। ठीक है, अब कौन बचा, और ए की वैल्यू होगी, बी की होगी, सी, अब डी की वैल्यू निकालनी है ना। तो डी की वैल्यू कैसे निकालें, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए जरा, वहां पे क्या आएगा, ए की वैल्यू है 1 हमारे पास, है ना, 1 प्लस 2, बी की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, इक्वल्स टू 2D। ये कट करो, क्या आ गया हमारे पास, 2 इक्वल्स टू 2D। ठीक है, ये 2 के साथ 2 कैंसिल कर दो, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। ओके, अब देखिए जरा, हमारे पास जो ए बी सी डी की वैल्यू आई है ना, वो कुछ वैल्यूज फ्रैक्शन की फॉर्म में आई है, 1/2, है ना, इस तरह से कुछ भी आ सकता है, आपका भी आ सकता है, घबराना नहीं है ना। आ, आपको यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना कि सी की वैल्यू 1/2 है, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, जो कॉफिशिएंट में वैल्यू है, जैसे सॉरी जो डिवाइड में वैल्यू है, कितनी है हमारे पास 2, है ना, उस 2 को सभी कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे a की वैल्यू 1 थी, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गई a की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, c की वैल्यू थी 1/2, क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू 1/2 थी, क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू क्या थी, 1 थी, उसको क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। ठीक है, अब सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2, तो यहाँ पे पुट कर दो।
यहाँ पे 2 आ गया है ना। अच्छा, उसके बाद b की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं है। उसके बाद c की वैल्यू चेक करिए, c की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, ठीक है, लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। d की वैल्यू क्या आई 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे इजी मेथड है ये वाला, एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आसान लगेगी चीजें आपको, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये जो बैलेंसिंग इक्वेशन वाले हैं, ठीक।